हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से इकोनॉमिक्स की जो लेक्चर सीरीज हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज उसमें हम एग्रीकल्चर के बारे में जानेंगे। ठीक है, और ये जानेंगे कि एग्रीकल्चर से संबंधित क्या क्या प्रॉब्लम्स है। कल जो हमारा लेक्चर अपलोड होने वाला वो भी एग्रीकल्चर के ऊपर होगा। आज की जो डिबेट है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग, ग्रीन रेवोल्यूशन, इन सब चीज़ों के ऊपर होगी। ठीक है, और एक दो केस स्टडीज भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि ये प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली आपको रीड करना चाहिए या फिर मेंस के लिए करना चाहिए। तो इन्हीं दो तीन चीज़ों को जो है वो माइंड में रखेंगे और उसके बाद जो है वो नया कॉन्सेप्ट जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए सबसे पहले आप सब लोगों को मैं एक बताना चाहता हूँ कुछ कि अनुष्का अकेडमी को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपको इन सब लोगों की गाइडेंस के नीचे जो है वो प्रेपरेशन करने का मौका मिलेगा। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप रिव्यूज़ को भी चेक करें तो काफ़ी लोग जो हैं वो हमें रेफ़र करते हैं, जिसके चलते आपको भी जो है एक बार अपनी अगर प्रिपरेशन को आप सीरियसली ये चांस प्रीलिम्स का देना चाहते हैं, मेंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप लोग डेफिनेटली इनकी गाइडेंस के नीचे जो है वो अपने आप को रजिस्टर कीजिए। ठीक है, सेकंड ये भी है कि आपको यहीं पे क्यों ज्वाइन करना चाहिए, इसके रीज़न क्या है। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो विद्यार्थी के मन में होती है वो ये होती है कि सर डेली जो है हमारी प्रैक्टिस नहीं होती। जो नॉलेज हमें मिल गई है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें प्रॉपर एक स्पेसिफिकली चीज़ें चाहिए होती हैं। और उन्हीं चीज़ों को जो है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। जैसे लर्निंग जो हमारे यहाँ करवाई जाएगी आप लोगों को, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। सब्जेक्ट एक्सपर्ट के द्वारा आपको जो है वो गाइडेंस दी जाएगी, जिसके चलते आप और चीज़ों को निखार सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। सेकंड ये है कि हमारा जो सिलेबस है वो प्रॉपरली अप टू डेट है और उस अकॉर्डिंगली ही आपकी प्रेपरेशन करवाई जाएगी। तीसरी चीज़ ये है कि डिजिटल बोर्ड पे आपको कंप्लीट सिलेबस की जो कवरेज है वो करवाई जाती है। रेगुलर जो है वो टेस्ट लिए जाते हैं बच्चों के, और उसमें जो है वो कॉन्टिन्यूसली उनको प्रैक्टिस करने का मौका जो है वो दिया जाता है। प्लस ये है कि हमारे जो नोट्स हैं उनको भी देखेंगे तो फुली जो है वो अपडेटेड होते हैं। उसमें चीज़ें जो है वो कॉन्टिन्यूसली हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट के द्वारा एड ऑन की जाती हैं, और मार्केट में क्या चल रहा है, ठीक है, उन सब चीज़ों को कंसीडर किया जाता है। यूपीएससी या फिर और कोई स्टेट पीसीएस एग्जाम कैसे क्वेश्चन पूछता है, उन चीज़ों को भी जो है वो रेफर किया जाता है। रेगुलर डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं, और गाइडेंस ऑफ एक्स आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स की गाइडेंस के नीचे ही आप लोग अपनी प्रिपरेशन को जो है वो कर सकते हैं। स्पेशल क्लासेस जो हैं वो हमारे यहाँ अवेलेबल होती हैं, जो कि डेली न्यूज़ एनालिसिस के नाम से अवेलेबल हैं। कुछ क्लासेस जो हैं वो यूट्यूब पे भी अपलोड की गई हैं, जिनको आप जो है वो देख के फ़ायदा उठा सकते हैं। प्लस ये है कि रोज़ाना की जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती है उसको करवाया जाता है। प्लस डेली के जो एमसीक्यू दिए जाते हैं बच्चों को कि उनकी क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप कर पाए, तो वो चीज़ भी हम रोज़ाना जो है वो प्रोवाइड करते हैं। इन्हीं चीज़ों के चलते जो है आपको एक तरीके से चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी में ऐड ऑन होंगी, और आप उन चीज़ों को जो है वो एग्ज़ाम के समय यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर भी खास ध्यान दिया जाता है। क्लियर ऑन दिस, इन सब चीज़ों को हमारे यहाँ जो है वो आपको करवाया जाएगा। अब अगर कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम है, मान लो आप मटेरियल से संबंधित कोई चीज़ें जानना चाहते हैं, या फिर ये देखना चाहते हैं कि हमारा जो मटेरियल है कैसा है, हमारे लेक्चर्स कैसे हैं। लेक्चर्स के लिए आप यूट्यूब इसको स्कैन कर सकते हैं, और यदि आप हमारा व्हाट्सएप चैनल जो है वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इसको स्कैन कीजिए। टेलीग्राम के लिए सिमिलरली वही चीज़ है। लोकेशन अगर आपको नहीं पता लग रही कि उदयपुर में कहाँ पे है, तो आप लोकेशन को भी स्कैन करके हमारे पास आ सकते हैं। और बाकी फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी हम लोग अवेलेबल हैं। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कुछ पूछना चाह रहे हैं, इवन कंसल्ट करना चाह रहे हैं कुछ, और उसके बारे में क्लैरिटी जानना चाह रहे हैं, तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे हमें मैसेज कीजिए। हम डेफिनेटली आपका जो है वो रिप्लाई करेंगे, और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। चलिए, अभी ज़्यादा समय ना लेते हुए एग्रीकल्चर के बारे में जो है वो जानते हैं। प्लस ये भी जानते हैं कि सर एग्रीकल्चर जो है वो इकोनॉमिक्स के प्रोस्पेक्टिव से कैसे सिग्निफिकेंट हो जाता है। अब एक चीज़ देखिए सिंपल सी, ठीक है, अगर एग्रीकल्चर का, अगर आप कोई भी चीज़ रीड करते हैं, ठीक है, अगर आप कोई भी चीज़ रीड करते हैं, लर्न करते हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो आप लोगों को सबको जान लेनी चाहिए वो ये है कि सर क्वेश्चन जो है वो कैसे पूछा जाएगा। ठीक है, अभी जो मेजरली सिग्निफिकेंट चीज़ें थी प्रीलिम्स को लेके या अदर चीज़ों को लेके, तो वो हमने डिस्कस कर ली थी। अब जो रह गया वो रह गया कि सब्जेक्टिव पोर्शन क्या क्या है। देखिए, एग्रीकल्चर की अगर बात करें
तो मोस्ट ऑफ द लोगों को ये कंफ्यूजन होती है कि सर इकोनॉमिक्स में एग्रीकल्चर में क्या क्या चीज़ें आएंगी। एग्रीकल्चर तो ज्योग्राफी का टॉपिक है, और आप अगर करवा रहे हो तो आप ज्योग्राफी वाली चीज़ें करवा रहे हो इसमें। नहीं, एग्रीकल्चर में बेसिकली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। पहले हैं प्रीलिम्स से संबंधित क्वेश्चन, दूसरे हैं मेंस। क्लियर ऑन दिस? प्रीलिम्स और मेंस। प्रीलिम्स स्पेसिफिकली अगर बात करें तो कोई भी क्रॉप है तो उसके बारे में क्या वेरिएशन चल रही है, क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा थालीनॉमिक्स, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया जो है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया को अगर आप ओपन करेंगे तो उसमें एग्रीकल्चर वाला एक स्पेसिफिकली लेसन होता है, और उस एग्रीकल्चर वाले लेसन में ये समझा रखा होता है कि किस क्रॉप की क्या स्टेटस हमारे इंडिया में चल रहा है, और क्या क्रॉप का क्या क्या चीज़ें जो है वो हो रही हैं। एमएसपी के ऊपर डिस्कशंस जो है वो चलती हैं। प्लस ये भी है कि एमएसपी प्रोवाइड करने के लिए किन चीज़ों के लिए कितनी एमएसपी प्रोवाइड होनी चाहिए, वो सब लोग चीज़ें जो है वो किस में आ जाती हैं, वो प्रीलिम्स में आ जाती हैं। इवन अगर आप यूपीएससी के पीवाईक्यू का जो है अच्छे से एनालिसिस करेंगे तो आप ये जान पाएंगे कि एमएसपी के ऊपर ज़्यादा दूर नहीं जाते, सिर्फ पिछले 4 साल के यूपीएससी के एग्जाम देखते हैं। पिछले 4 साल में एमएसपी के ऊपर 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एमएसपी जो है वो कितना सिग्निफिकेंट हो जाता है। किन क्रॉप्स के ऊपर एमएसपी दिया जाता है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन है या कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके नीचे ये सब चीज़ें आती हैं, तो उन चीज़ों को जो है वो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सिग्निफिकेंट है। कल की हमारी जो क्लास होने वाली है वो ज़्यादातर इस चीज़ों पे होगी। अगर मेंस के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो कोई एग्रीकल्चर की ऐसी पॉलिसी, कोई स्कीम, ठीक है, और या फिर अगर मेजर किसी बजट में एग्रीकल्चर के ऊपर स्पेशल एलोकेशन जो है वो हुई है, या एग्रीकल्चर से संबंधित अगर नॉर्मल ट्रेंड नहीं चल रही, एकदम से कुछ वेरिएशन देखने को मिल रही है, या फिर प्रोडक्शन बहुत इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, उस चीज़ के चलते एक्सपोर्ट पे कोई इम्पैक्ट पड़ा, तो इन चीज़ों को जो है वो इसमें लिखा जाता है। मेंस के प्रोस्पेक्टिव से अगर देखें तो कुछ एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। जैसे आज हम करने जा रहे हैं जो ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में, तो इसके बारे में जीएस 3 में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में पूछा जा सकता है। ये पूछा जा सकता है अगर रशिया यूक्रेन की आपस में वॉर चल रही है तो उस चीज़ के चलते इंडिया जो है वो वीट से कैसे फ़ायदा उठा सकता है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, और उससे हमारी जीडीपी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, जीडीपी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को जो है वो इसमें मेंस के प्रोस्पेक्टिव से रखा जा सकता है। ठीक है, तो अभी जो है वो शुरू करते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो क्या थी। और सबसे पहले जो है वो चीज़ों को जानने का सबसे बेस्ट तरीका जो है वो यही होता है कि हम पहले टाइमलाइन को अच्छे से समझ लें। यदि हम टाइमलाइन को अच्छे से समझ पाएंगे तो हमें ये समझ आएगा कि चीज़ें जो है वो कैसे हो रही थी उस समय। ठीक है, अभी एग्रीकल्चर की अगर बात करें 1947 के टाइम के बाद, ठीक है, इससे पहले बंगाल में एक फेमाइन आया था 1943 में, जिसको भी एग्रीकल्चर से ही लिंक जो है वो किया जाता है। 1947 में अगर बात करें तो उस समय एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो कैसा था। एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के बेसिकली 4 फीचर्स हैं जो बताए जाते हैं। बाकी भी फीचर है, मेजरली अगर अम्ब्रेला टॉपिक्स में देखें तो उसके 4 फीचर्स बताए जाते हैं। वो चारों फीचर्स क्या थे? पहली चीज ये थी कि फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स, लोगों की जो जमीनें थी वो फ्रेगमेंटेड थी। फ्रेगमेंटेड का मीनिंग ये होता है कि जैसे मान लो ये आपका शहर है, आपकी थोड़ी सी जमीन यहाँ पे है, थोड़ी सी जमीन यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये है, इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेड, बिखरी हुई। अगर कोई भी जमीन जो है वो फ्रेगमेंटेड है तो इसके चलते पहली चीज ये होगी कि आप एग्रीकल्चर अच्छे से नहीं कर सकते। एग्रीकल्चर क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ज़मीन अगर एक साथ होती तब आप लार्ज स्केल पे जो है कोई भी चीज़ उगा सकते हो और प्रोडक्शन कर सकते हो। अगर जो ज़मीन है वो ही फ्रेगमेंटेड है तो उस पे उगाना कुछ या चीज़ें करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये एक पहली प्रॉब्लम थी, जिसको मैं ये लिख सकता हूँ कि ये किससे संबंधित है, ये प्रॉब्लम लैंड से। ठीक है, हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देखा,
हमने जो बेसिक सी इकोनॉमिक्स जानी है इन क्लासेस में, उसमें हमने ये देखा कि सर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो 4 होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। अब आपको शायद अंदाजा लग गया होगा कि मैंने एग्रीकल्चर की 4 प्रॉब्लम्स को ही क्यों लिखा। ठीक है, इवन मैं ये भी समझाऊंगा कि एग्रीकल्चर की ये प्रॉब्लम के लिए सरकार ने क्या सोल्यूशन निकाला, उसके क्या नुकसान हुए। तो पहली चीज समझ आ गई, फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स थी। ये तो पहली प्रॉब्लम थी जो किससे संबंधित है, लैंड से संबंधित है। दूसरी प्रॉब्लम जो है वो ये होती थी कि उस समय अगर हम एंटरप्रेन्योर की बात करें, ठीक है, यानी कि जो उस जमीन का मालिक है, मालिकाना हक जो है वो भी अनइक्वली डिवाइडेड थे। अब पुराने समय में अगर आप जो है इंडियन हिस्ट्री आपने की होगी तो आप जान पाएंगे कि कॉर्नवालिस जो है वो एक सिस्टम लेके आया था जिसको जमींदारी सिस्टम बोला जाता था। और जमींदारी सिस्टम में अगर आप रेवेन्यू जो है वो पे नहीं कर पाए तो आपकी सारी की सारी जमीन जो है वो किसी जमींदार के नाम पे हो जाएगी। अब अगर उस जमींदार के नाम पे हो गई है तो वो जो है उसके नाम पे जो जमीन है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होती जाएगी, और जो लोगों के पुअर फार्मर्स के नाम पे जमीन है वो कॉन्टिन्यूसली कम होती जाएगी। अब इस चीज के चलते जो है वो जमींदार जो है उसको जो आगे बच्चे होंगे वो इनहेरिटेड ही उनके पास ज्यादा जमीन होगी। अब इसी चीज के चलते जो है इंडिया में जब 1947 में देश आजाद हुआ तो उस समय किसी व्यक्ति के पास जो है जमीन की बहुत ज्यादा वैल्यू थी और किसके पास बहुत स्मॉल सी जमीन थी। क्लियर ऑन दिस। अब इसके बेसिस पे लोगों को जो है वो ये डिसाइड किया गया कि एक सीलिंग लगा देते हैं, यानी कि एक कैप लगा देते हैं। और इसी की चीज के चलते जो है इन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कौन सी रिफॉर्म्स इंडिया में लाई गई, लैंड रिफॉर्म्स। कौन सी रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स में पहली चीज ये की गई सरकार के द्वारा, जो जिन लोगों की फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स थी वहां पे जो है चीजों को सॉल्व किया गया। जैसे मान लो इस व्यक्ति की फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स है और ये इसकी लैंड होल्डिंग्स है और ये कोई दूसरा व्यक्ति है। अब इस व्यक्ति को जो है अगर हम बोलें कि आपको सारी जमीन जो है वो यहीं पे मुहैया करवा देते हैं और इनको यहीं पे, तो उस केस को बोलते हैं फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग को सॉल्व करना। तो ये चीज की गई। और दूसरी चीज जो है वो यहाँ पे ये की गई कि जो जमीन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा उनके ऊपर एक कैप लगा दी गई, यानी कि लैंड सीलिंग जो है वो कर दी गई। उसमें बेसिकली क्या डिसाइड किया गया था कि जैसे मान लो एक व्यक्ति है, जैसे मान लो पर्सन ए है, पर्सन ए का नाम है अमन। अब अमन के नाम पे जो है वो लगभग 2000 गज की जमीन है। ठीक है, क्लियर ऑन दिस। अब उस केस में जो है सरकार अगर लगा दे कि 500 गज की कैप लगा दे कि 500 तक जो है वो अमन के नाम पे हो सकता है, उसके ऊपर की जो 1500 गज की जमीन है वो उसको जो है उससे सरकार ले लेगी और किसी गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। तो ये जो है लैंड रिफॉर्म सरकार के द्वारा की गई। लेकिन इसमें जो है वो प्रॉब्लम आ गई। इसमें प्रॉब्लम जो है वो ये आई थी क्योंकि जो है लोगों की फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स थी। तो उस चीज के चलते ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल होगा कि किस व्यक्ति को कौन सी जमीन जो है वो लॉट की जाए। अब मान लो मेरी जो एक जमीन है वो अ, उदयपुर में या दिल्ली के किसी पॉश एरिया में है, दूसरी जमीन किसी लो एरिया में है। तो उसकी अच्छे से इवेल्युएशन करना और उसका प्रॉपर देखना कि उसकी वैल्यू कितनी बनती है, ये बहुत मुश्किल हो गया। तो इसका जो लॉस था वो आपको समझ आ गया होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो स्टेप लिया। इस केस में लैंड रिफॉर्म्स के केस में जो लॉस हुआ था वो कैसे हुआ था उसको समझते हैं। अब जैसा कि मैंने एक एग्जांपल दी है जिसमें अमन की कितनी जमीन थी, 2000, कितनी सीलिंग जो है वो लगा दी गई, 500 की। एक्स्ट्रा जमीन कितनी बची इसके पास, इतनी बची। अब ये जमीन जो है वो किनको डिस्ट्रीब्यूट होगी, पुअर पर्सन्स को। अब अगर मान लो बीच में जो पुअर पर्सन्स को शिफ्ट होनी है तो उस केस में अमन जो है वो अपने ही किसी रिलेटिव के नाम पे करवा दे जो पुअर हो, और कल को बोल दे उनको कि आप मेरे नाम पे शिफ्ट कर दो या मुझे एज अ गिफ्ट दे दो। करप्ट प्रैक्टिसेस के चलते ये प्रॉब्लम भी इंडिया में फेस करने को मिली, जो लैंड रिफॉर्म्स की प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पे नहीं हो पाई। इवन अगर आपने इकोनॉमी जो है वो अदर चीज़ों को भी प्रोड्यूस करती है। लैंड रिफॉर्म वाली प्रॉब्लम के चलते ही जो है वो इंडिया में एक और प्रॉब्लम आई थी। आप लोगों ने अगर इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो रीड किया होगा तो आप लोग ये बात को जान पाओगे कि मेजरली जो आज की डेट में हम बोलते हैं कि नक्सलाइट मूवमेंट चल रही है वहां पे,
उस एरिया में चल रही है। इंडिया का अगर हम रेड कॉरिडोर भी इवन मैप में अगर शो करते हैं, तो उसमें आप लोग इस चीज़ को कनेक्ट कर पाओगे कि इकोनॉमिकली सरकार ने वो डिसीजन लिया, वो डिसीजन को जो है वो लागू किया गया, और जब उसको लागू किया गया तो उसमें गलतियां हुई और जिसके चलते नक्सलाइट मूवमेंट जो है वो आई। ठीक है, अब उम्मीद करता हूँ इस चीज़ को आप सर्च करोगे, क्योंकि अगर मैं इसको समझाने लग गया तो उस केस में पूरा लेक्चर ही उस तरफ जो है वो जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो मेजरली टॉपिक के अराउंड ही रहते हैं। तो ये दो प्रॉब्लम्स जो है वो समझ आ गई आपको। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम जो थी वो थी लेबर की। लेबर की अगर बात करें तो उस समय पे जो लेबर थी वो बेसिकली अनस्किल्ड लेबर थी, और उनके द्वारा जो एग्रीकल्चर में कुछ प्रोडक्शन करने के लिए कुछ किया जाता था तो वो भी जो है वो ट्रेडिशनल यानी कि पुराने चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाता था, पुराने रीति रिवाज या उन सब चीज़ों के चलते जो है वो एग्रीकल्चर किया जाता था, जिसके चलते जो है लेबर की जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। लेबर उतना नहीं प्रोड्यूस कर पा रही थी जितना उसको नॉर्मली प्रोड्यूस करना चाहिए। तो ये एक प्रॉब्लम थी जो उस समय इंडिया में थी। ठीक है, तो अभी तक हमने इसकी प्रॉब्लम देख ली, इसकी प्रॉब्लम देख ली और इसकी देख ली। नेक्स्ट थर्ड प्रॉब्लम इतनी कॉमन है, प्रॉब्लम क्या है? कैपिटल की, यानी कि लोगों के पास पैसा नहीं था, लोगों के पास पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा कम थी, जिसके चलते एग्रीकल्चर में होने वाली इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी कम थी, और जिसके चलते जो है वो सबसे ज़्यादा कौन सफ़र कर रहा था? एग्रीकल्चर। अब आप एक चीज़ देखिए, सरकार ने जो है इस कैपिटल के लिए जो स्टेप्स उठाए थे, उन्होंने जगह जगह जो है बैंक ओपन करने शुरू कर दिए, रूरल डेवलपमेंट बैंक्स, कृषि से संबंधित बैंक्स ओपन हुए। अब उस चीज़ में जो है वो किसानों को अच्छा लोन मिलता था, लेकिन वो चीज़ जो है वो कब लागू की गई? बहुत साल बाद। अगर हम उसी समय जो है वो इन चीज़ों को लागू करते तो एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम नहीं आती। लेबर के चलते फिर नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो काफ़ी साल बाद चलाया गया। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम उस समय की है जिस समय इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो होता था। अगर आप बोल रहे हैं कि सर ये कंटेंट आपने कहाँ से रेफर किया है, तो मेरा सीधा सा आंसर होगा कि क्लास 12th की जो एनसीईआरटी है, और बेसिकली वो एनसीईआरटी किसके ऊपर है? इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट नाम है एनसीईआरटी का, क्लास 12th। तो वहाँ से मैंने ये चीज़ें जो है वो रेफ़र की हैं, तो आप भी उन चीज़ों को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी चीज़ों के चलते जो है, जैसा कि आपने ये देखा कि 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ है, 1947 में जब देश आज़ाद हुआ है, तो उस समय एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स जो है वो चल रही है। अब इसी के चलते जो है सन 1960s में एक प्रॉब्लम आती है इंडिया में, और प्रॉब्लम जो है वो ये होती है कि क्योंकि कंडीशन ऐसी थी, तो उस चीज़ के चलते उसका रिजल्ट भी आएंगे 15 साल के अंदर अंदर जो है, यानी 1960s के आसपास का जो समय था, उस समय इंडिया में फूड क्राइसिस आने शुरू हो गए। हमारे पास उतना ही खाना नहीं था कि हम अपने लोगों को जो है वो फीड कर पाए, और जिस चीज़ के चलते इंडिया में कौन सा क्राइसिस आ गए? फूड क्राइसिस। और उसके बाद हमने जो है वो हेल्प मांगी किससे? अमेरिका से। लेकिन अमेरिका ने जो हमें क्रॉप्स प्रोवाइड की वो बहुत ही ज़्यादा पुअर क्वालिटी की थी। यानी एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग ये मान सकते हैं कि जो क्रॉप्स जो है वो फार्म में जो एनिमल्स को खाने के लिए दी जाती थी, वही क्रॉप्स जो है वो इंडिया को भेजी गई। अब इस चीज़ के चलते ये हुआ कि ग्लोबली ये बहुत ही ज़्यादा रेपुटेशन वाली बात नहीं थी इंडिया के लिए। इंडिया की ग्लोबली जो रेपुटेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से हर्ट हुई। अब इसी चीज़ के चलते उस समय के हमारे पीएम जो थे, या फिर उस समय की जो गवर्नमेंट थी, तो उसने डिसीजन लिया कि अब हम जो है इस चीज़ के ऊपर काम करेंगे, यानी कि एग्रीकल्चर के ऊपर काम करेंगे। तो उस समय के दौरान, यदि हम उस समय की बात करें, तो एक एक्सपेरिमेंट जो है वो पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करता था। ठीक है, और हो रहा था, और वो जो एक्सपेरिमेंट था बेसिकली मैक्सिको में किया जा रहा था, नॉर्थ अमेरिका में मैक्सिको में किया जा रहा था। तो हमारे पीएम जो है वो मैक्सिको से नेगोशिएशन करते हैं, और उनको जो है वो फंडिंग यूएस के द्वारा भी प्रोवाइड की जाती है कुछ हद तक, यूएस के द्वारा, प्लस एक फाउंडेशन थी फोर्ड फाउंडेशन, इसके द्वारा भी, प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद भी स्टेप्स लेती है। तो इन चीज़ों के चलते जो है हमने मैक्सिको से कुछ सीड्स मंगवाए थे, और वो जो सीड्स थे वो बेसिकली क्या चीज़ में हेल्प करते हैं? हमारी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में। हमारी जो प्रोडक्शन है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज जो है वो हम करना चाह रहे थे, तो इस चीज़ के चलते जो है हमने
HYV सीड्स, जिसको हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स जो हैं वो बोलते हैं। तो वो हमने कहाँ से इम्पोर्ट किए? हमने मैक्सिको से इम्पोर्ट किए। और उसमें जो विशेष व्यक्ति का योगदान था वो था नॉर्मन। नॉर्मन, इसको ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर भी बोला जाता है। इंडिया में जो व्यक्ति इसके साथ प्रॉपरली कोऑर्डिनेशन कर रहा था और जिसने जो है वो ग्रीन रेवोल्यूशन लाने में हेल्प की, तो उसका नाम था MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन। ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर ये नेम तो हमने रिसेंटली सुना है। इसी वजह से मैं ये टॉपिक आपको करवा रहा हूँ, क्योंकि MS स्वामीनाथन जो है वो न्यूज़ में थे रिसेंटली, जो है ये हम सब लोगों के बीच नहीं रहे हैं। ठीक है। और ये कुछ महीने पुरानी ही न्यूज़ है। तो इस चीज़ के चलते जो है वो चांसेस काफ़ी हाई हो जाते हैं कि मेंस में जो है वो ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाए। तो यही एक रीज़न है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर आज आपको मैं लेक्चर दे रहा हूँ। क्लियर ऑन दिस? तो ये चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट भी बना देती है इस टॉपिक को। अब फूड क्राइसिस आ गए, उसके बाद हमने वहाँ से हाई वैरायटी ऑफ सीड्स मंगवा लिया और उसके बाद ये होना शुरू हो गया इंडिया में जो है, क्योंकि अच्छे सीड्स आ गए थे तो जगह जगह उन सीड्स को जो है वो यूज़ किया जा रहा था और उन सीड्स को यूज़ करके जो है वो एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की कोशिश की जा रही थी। अब इस चीज़ के चलते हुआ क्या कि प्रोडक्शन जो है वो विद इन जस्ट स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम जो है हमारी प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा होनी शुरू हो गई कि जो देश जो है वो बाकी लोगों से मांगता था या उनको कह रहा था कि हमारे पास अभी डेफिसिट में चल रहे हैं क्रॉप्स की प्रोडक्शन, वो देश जो है वो इतना सरप्लस में आ गया कि वो बाकी देशों को एक्सपोर्ट भी कर सकता है। इसी चीज़ के चलते जो है वो इंडिया का नाम जो है वो दोबारा से एग्रीकल्चर के फील्ड में आना शुरू हो गया। क्लियर ऑन दिस? ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन के अगर फायदे आप लोगों को बताने हों तो पहला फायदा जो है वो ये था कि हमारी जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे होनी शुरू हो गई थी। सेकंड ये है कि इकोनॉमिकली जो एग्रीकल्चर से संबंधित लोग थे तो उनके पास पैसा आना शुरू हो गया था। तीसरी चीज़ ये थी कि हमारी इंडस्ट्रीज भी उस समय में ग्रो की थी। इंडस्ट्रीज के ग्रो करने का सिंपल सा रीज़न ये था क्योंकि एग्रीकल्चर जो है उसकी लिंकेज जो है वो इंडस्ट्री से भी थी, क्योंकि इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने वाला एग्रीकल्चर होता है, तो ये भी है। ठीक है। वीट, राइस और इन सब क्रॉप्स के चलते हमने जो है वो एक्सपोर्ट करना भी कुछ कुछ हद तक शुरू कर दिया था, जिसके चलते हमारी जीडीपी में भी उनका कंट्रीब्यूशन आना शुरू हो गया था। तो ये कुछ फायदे हैं जो ग्रीन रेवोल्यूशन के चलते आए। अब ग्रीन रेवोल्यूशन के कुछ नुकसान भी थे। ग्रीन रेवोल्यूशन के अगर बेसिकली नुकसान आप लोगों को बताने हो तो सबसे पहले मैं ये बोलूँगा कि शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स जो है वो ग्रीन रेवोल्यूशन से हुई, लेकिन लॉन्ग टर्म लॉसेस भी हमने जो है वो ग्रीन रेवोल्यूशन के चलते सहे हैं। ठीक है। बेसिकली 4 जो है लॉसेस को ही मैं डिस्कशन उनकी करूंगा। फर्स्ट, पहली चीज जो आई वो थी रीजनल डिस्पैरिटी। ठीक है। रीजनल डिस्पैरिटी का मीनिंग क्या होता है इसको समझते हैं। रीजनल डिस्पैरिटी का मीनिंग होता है कि जैसे मान लो आपने जो है डेवलपमेंट कर दी, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो है वो किसी किसी एरिया में जो है वो प्रॉस्पेरिटी आ गई, लेकिन हर जगह नहीं आई। अगर आप ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे देखेंगे तो आप ये लोग जान पाएंगे कि जो रीजनल डिस्पैरिटी थी वो कैसी थी। ये जो एरिया मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, इन एरियाज में जो है ग्रीन रेवोल्यूशन के बेनिफिट जो है वो देखे गए, लेकिन कुछ एरियाज में जो है वो इसके बेनिफिट ज़्यादा नहीं देखे गए। तो रीजनली जो है वो डिस्पैरिटी आ गई थी। फार्मर जो है वो कुछ स्पेसिफिक रीजन के फार्मर्स रिच होने शुरू हो गए थे, लेकिन कुछ रीजन के फार्मर जो है वो उससे ग्रीन रेवोल्यूशन से फायदा नहीं उठा पाए। तो ये एक पहली प्रॉब्लम थी जो ग्रीन रेवोल्यूशन के लॉसेस में लिखा जाता है। सेकंड जो है वो ये था कि हम लोगों ने केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स का इतना ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था कि जिसके चलते जो है हमें काफ़ी हेल्थ इश्यूज आने शुरू हो गए थे। जैसे अगर इस केस में अगर मैं आप लोगों को एक केस स्टडी बताऊं, ठीक है, तो केस स्टडी जो है वो इस तरीके से मैं बता सकता हूँ कि जैसे मान लो पंजाब के केस में बता देता हूँ। पंजाब के केस में अगर आप पंजाब के मैप को देखेंगे ध्यान से तो कुछ इस तरीके का मैप है और इसकी जो है वो 3 बाइफरकेशंस जो है वो हो जाती है। ठीक है। इस एरिया को जो है वो मालवा रीजन के नाम से बोलते हैं। अब इस रीजन में जो है वो ग्रीन रेवोल्यूशन के चलते जो है एन नंबर ऑफ केमिकल्स जो हैं जिनका इस्तेमाल किया गया, केमिकल एंड पेस्टिसाइड्स, वो केमिकल एंड पेस्टिसाइड जो है वो नीचे जाके जो है वो
अर्थ के अंदर जो वाटर है उसमें जाके मिलने शुरू हो जाते हैं, और उसमें एक सब्सटेंस पैदा होना शुरू हो जाता है जिसका नाम होता है आर्सेनिक। और आर्सेनिक एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमारे ह्यूमन बॉडी में अगर चले जाए तो वो कैंसर सेल्स को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत ज़्यादा कामयाब होता है। अब इन यहाँ पे जो केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ किए गए थे, जैसे मान लो ये जो है मैंने केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ किए, ये कुछ समय तक जो है वो नीचे नीचे जाते गए, और नीचे जो पानी का सोर्स था उसमें जाके मिल जाते हैं। अब इस चीज़ के चलते जो है ये पानी का सोर्स जो है ये पूरी तरीके से खराब हो जाता है। अब जब यहाँ से जो पानी निकाल के यूज़ किया जाएगा, उसको ड्रिंक किया जाएगा, वो बॉडी में आर्सेनिक और केमिकल जाने शुरू हो जाते हैं, जिससे जो है वो कैंसर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। तो ये एक लॉस था, जो कि जिसको हम बोल सकते हैं कि हेल्थ इश्यूज जो है वो आने शुरू हो गए। और इवन स्पेसिफिकली अगर देखें तो यहाँ पे एक सिटी है जिसका नाम है बठिंडा। यहाँ पे कैंसर केसेस जो है वो इस वजह से भी कई रिसर्च पेपर में ये लिखा गया है कि इन यहाँ पे जो नंबर ऑफ कैंसर केसेस हैं उसका जो सीधा सीधा लिंकेज है वो ग्रीन रेवोल्यूशन से निकाला जाता है, और ये बोला जाता है कि केमिकल पेस्टिसाइड्स के यूज करते जो है वो यहाँ पे पानी में ये मिक्स होना शुरू हो गया, और जिसके चलते लोगों में जो है वो ये चीज़ का प्रावधान जो है वो ज़्यादा देखा गया, ये प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा देखी गई। इवन अगर आप इस केस में भी देखेंगे, अगर इंडिया का मैप देखेंगे तो यहाँ से एक एक्सप्रेस बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे राजस्थान में एक जगह है गंगानगर, और गंगानगर में ही जो है वो कैंसर का इलाज किया जाता है। और बठिंडा से स्पेसिफिकली एक ट्रेन चलती है जिसमें कैंसर पेशेंट्स होते हैं, उसका नाम भी कैंसर ट्रेन, कैंसर एक्सप्रेस के नाम से फेमस है। ठीक है। और उसमें जो है वो पेशेंट्स जो है वो मोस्टली अपना इलाज करवाने के लिए उस एरिया में जाते हैं। इवन ये सब बातें जो है आप इसको क्रॉस चेक करके देखिए एक बार। ये जो केस स्टडी मैंने रीड की है तो इस चीज़ के ऊपर बीबीसी, ठीक है, अगर आप यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे तो आपको इनके अकॉर्डिंगली फैक्ट एंड फिगर जो है वो मिल लेंगे जिनको आप यूज़ कर सकते हैं मेंस आंसर राइटिंग में। अगर मान लो क्वेश्चन जो है वो हेल्थ बेनिफिट्स या हेल्थ लॉसेस जो ग्रीन रेवोल्यूशन के चलते हुए उनके बारे में पूछा जाता है, ठीक है। या फिर क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से भी बन सकता है कि क्या हमें ग्रीन रेवोल्यूशन दोबारा लाने की आवश्यकता है, क्योंकि उससे जो होने वाले लॉस हैं वो ह्यूमन का जो लॉस है वो उसको कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता। तो ये एक लॉस हुआ, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट जो एक चीज़ आपको और बताने वाली है यहाँ पे वो ये है, क्योंकि सरकार जो है वो किसी किसी चीज़ों में बेनिफिट जो है वो कॉन्टिन्यूसली दे रही थी, तो इस चीज़ के चलते ये होता है ग्रीन रेवोल्यूशन में जो सीड्स ज़्यादातर दिए जाते हैं वो स्पेसिफिकली किसी किसी चीज़ों के ही दिए जाते हैं। अब अगर किसी किसी चीज़ों के सीड्स दिए जाते हैं तो उसमें जो है वो फिर भी प्रॉब्लम का नया सोर्स हो जाएगा। कैसे? अगर आप राइस की प्रोडक्शन देखें, राइस और व्हीट जो है ये ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम की चीज़ें हैं। अगर आप राइस की प्रोडक्शन देखें, राइस को जो है रेनफॉल चाहिए होती है वो ज़्यादा, राइस को रेनफॉल ज़्यादा चाहिए, और इस वाले रीजन में रेनफॉल जो होती है वो 50 से 75 सेंटीमीटर की रेनफॉल होती है। क्लास 10th एग्रीकल्चर वाला लेसन, ज्योग्राफी की बुक, ठीक है। तो इसको आप देखिए, यहाँ पे 50 टू 75 सेंटीमीटर की रेनफॉल जो है वो देखी जाती है। और अब सरकार जो बेनिफिट दे रही है वो दे रही है या फिर जो व्हीट के ऊपर या फिर राइस के ऊपर। व्हीट जो है अगर आपको पता होगा तो वो ये याद होगा कि वो एक राबी क्रॉप है जो कि नवंबर के आसपास जो है वो उगाने के लिए रखी जाती है, और अप्रैल में यानी कि वैसाखी के आसपास जो है उसकी हार्वेस्टिंग जो है वो शुरू हो जाती है। तो बीच में जो टाइम बचा है उस समय यहाँ पे कुछ लोकल क्रॉप्स हुआ करती थी जिनको उगाया जाता था उस रीजन के लोगों के द्वारा। लेकिन अब जो गवर्नमेंट बेनिफिट दे रही है वो राइस के ऊपर बेनिफिट ज़्यादा दे रही है, और अगर राइस के ऊपर ज़्यादा बेनिफिट दे रही है तो फार्मर जो है वो लोकल क्रॉप्स को साइड में रख के राइस के ऊपर शिफ्ट कर देंगे। लेकिन अगर आप राइस के ऊपर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आएगी कि वहाँ पे उतनी रेनफॉल तो होती नहीं है। अब उस रेनफॉल को कैसे प्रॉपर इन टर्म्स ऑफ पानी कैसे उसको ओवरकम करना है, तो लोगों ने जो है वो यहाँ पे क्या करना शुरू कर दिया, ट्यूबवेल जो है वो ज़्यादा यूज़ करने शुरू कर दिए, जिसके चलते जो है पानी का जो लेवल है वो कॉन्टिन्यूसली इन एरियाज में नीचे जाना शुरू हो गया, ठीक है। अब पानी का लेवल जब नीचे जाना शुरू हुआ तो यहाँ पे जो क्रॉप्स और जो नॉर्मली कुछ पेड़ पौधे उग जाया करते थे तो वो जो है उनकी प्रोडक्शन कम होनी शुरू होगी। अब इस चीज़ के चलते ये हुआ कि वहाँ की जो सॉइल है उसकी डिग्रेडेशन होनी शुरू होगी। सॉइल जो है
उसमें नमक जो है वो ज़्यादा मिलना शुरू हो गया, जिस चीज़ के चलते जो कि एक नई प्रॉब्लम बन गई कि सॉइल जो है वो लगातार खराब होती चली जा रही है, क्योंकि उसको पानी नहीं मिल रहा, पानी का लेवल कॉन्टिन्यूसली डाउन जा रहा है। और अगर उसमें पेड़ पौधे होते तो वो जो है अपने रूट्स के जरिए उसको खींच सकते थे, लेकिन क्योंकि पानी का लेवल इतना नीचे चला गया अब वो भी नहीं हो सकता। तो इन्वायरमेंटल डैमेज है जो ग्रीन रेवोल्यूशन के चलते हुआ। ठीक है, तो हेल्थ का जो लॉस हुआ वो आपको समझ आ गया, इन्वायरमेंट के लॉसेस थे वो भी आपको जो है वो अच्छे से समझ आ गए होंगे, और जो रीजनल डिस्पैरिटी देखी गई ग्रीन रेवोल्यूशन के चलते वो भी आपको समझ जो है वो आ गया होगा। अब नेक्स्ट आप पूछेंगे कि सर फोर्थ प्रॉब्लम कौन सी थी जो ग्रीन रेवोल्यूशन के चीज के चलते जो है वो आई, या फिर इसका हमें क्या लॉस जो है वो देखने को मिला। वो लॉस ये था कि हमारी जो डिपेंडेंसी है वो इनऑर्गेनिक यानी कि उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा होनी शुरू होगी जिनमें केमिकल एंड पेस्टिसाइड्स को यूज़ किया जाता है। उससे पहले जो फार्मिंग है, हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहे थे। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग ही भारत में की जाती थी, लेकिन इस चीज़ के बाद जो फार्मिंग है वो इनऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो करनी शुरू कर दी। अब अगर इनऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू कर दी है तो उसमें नंबर ऑफ चीज़ें भी ज़्यादा यूज़ होंगी, और जो वो चीज़ें यूज़ हो रही है हम फॉरेन देशों से मंगवाते हैं। अब उस चीज़ के चलते जो है वो प्रॉब्लम्स भी साथ साथ में आएंगी। तो ये 4 लॉसेस हैं जो ग्रीन रेवोल्यूशन के चलते हुए। ठीक है, इन चीज़ों को जो है अगर मान लो क्रिटिकली इवैल्यूएट आता है क्वेश्चन, आपने मेंस के क्वेश्चन में जो है सबसे पहली एक चीज़ कीजिए, अगर आप अच्छे से मेंस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो है वो करना चाहते हैं, और ये क्वेश्चन पता है कि आ सकता है क्योंकि एमएस स्वामीनाथन इस समय न्यूज़ में थे। अब इस चीज़ के चलते जो है वो ये कीजिए, पीवाई क्यूज उठाइए चुपचाप। ठीक है, पीवाई क्यूज में ये लिखना शुरू कीजिए कि यूपीएससी या अदर स्टेट सिविल सर्विसेज के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें क्या क्या चीज़ों को पूछा जाता है, उनमें वर्ड्स लिखिए आप, कि जैसे डिस्कस, ठीक है, इवेलुएट, एग्जामिन, ठीक है, कमेंट, क्रिटिकली एग्जामिन या क्रिटिकली इवेलुएट, क्रिटिकली कमेंट ऑन दिस। ठीक है, इवेलुएट वगैरह, तो ये 9-10 चीजें हैं जो कीवर्ड्स यूपीएससी के द्वारा यूज की जाती हैं। आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा ये चीज करना है, पीवाई क्यूज उठाइए, पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, उसमें ये देखना शुरू कीजिए कि अगर डिस्कस लिखा है और उसके बाद मॉडल आंसर जो नीचे दे रखा है उसको रीड कीजिए, और ये देखिए कि डिस्कस लिखने से ही अप्रोच कैसे चेंज होती है। अगर डिस्कस की जगह मैं हटा के जो है कुछ और लिख देता हूँ, मान लो इवेल्युएट लिख देता हूँ, एग्जामिन लिख देता हूँ, कमेंट लिखता हूँ, तो उस चीज के चलते जो है वो मॉडल आंसर जो है उसके कैसे बदल जाता है। इस चीज को अच्छे से सीखिए अगर आप मेंस को सीखना चाहते हैं। ठीक है, तो लगभग 2 से 3 दिन इस चीज के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, आपको पहली क्लैरिटी जो है वो इसके ऊपर हो जाएगी। दूसरी चीज जो है वो ये आप देखिए कि अगर मान लो ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर अगर क्वेश्चन पूछा गया है जीएस पेपर 3 में, तो फिर उसकी अप्रोच क्या होगी? उसकी अप्रोच ये होगी कि उसमें इकोनॉमिक एंगल्स ज्यादा दिए जाएंगे। क्लियर ऑन दिस? कौन से एंगल ज्यादा दिए जाएंगे? इकोनॉमिक एंगल। उसमें साइंस एंड टेक से रिलेटेड चीजें बताई जाएंगी ज्यादा, केमिकल, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी थी, आर्सेनिक ज्यादा मिलता है वो। उसमें इन्वायरमेंटल डैमेजेस को जो है वो ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। पर अगर मान लो यही ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो GS 1 में पूछा जाए, ज्योग्राफी वाले उसमें सेक्शन में, ठीक है, अब GS 1 में जो है वो सोसाइटी भी आता है, सोशल इश्यूज भी आता है, ये सब चीजें भी आती हैं, प्लस हिस्ट्री भी आती है। सॉरी। तो अगर यही क्वेश्चन जो है वो GS 1 में पूछा गया ग्रीन रेवोल्यूशन का, तो उस केस में अप्रोच चेंज हो जाएगी, उसमें आप सोसाइटी का एंगल बताओगे। सोसाइटी का एंगल कैसे बता सकते हो आप? कि ग्रीन रेवोल्यूशन के चलते जो है नॉर्मल लोगों के पास पैसा आया, पैसे का फ्लो जो है वो ज्यादा हो गया, इस वजह से हम देखते हैं कि जो डोमिनेटिंग क्लास है वहां पे एग्जिस्ट करनी शुरू होगी, जो एग्रीकल्चर कास्ट है वो इंक्रीज की, वहां पे एग्रीकल्चर की डोमिनेंस इंक्रीज हुई, एग्रीकल्चरिस्ट लोगों के पास पैसा आया, इस वजह से पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी उनकी अच्छी हुई। अगर आप देखेंगे
तो इस तरीके से सोसाइटी जो है वो चेंज हुई है ग्रीन रेवोल्यूशन के चलते। हिस्टोरिकली आप देखेंगे तो प्रीवियसली अगर ब्रिटिशर के टाइम की कोई चीज़ एक्सप्लेन करने लग जाओ, ज्योग्राफिकली जो है वो ज़्यादा चीज़ों को अंदर जाओ, ठीक है। तो मेंस के लिए बेस्ट चीज़ जो है वो अभी राइट नाउ जो अपने लेवल पे आपको करनी चाहिए वो यही करनी चाहिए। पहले तो चीज़ें यूज़ करो कि जो पूछा जाता है यूपीएससी के द्वारा। दूसरी चीज़ ये करो कि ये देखो अगर सेम क्वेश्चन जो है वो जीएस 1 में पूछा गया तो उसका क्या आंसर होगा। अगर सेम क्वेश्चन एसए में कुछ कैसे घुमा के पूछ सकते हैं। सेम क्वेश्चन जो है वो एथिक्स में भी पूछा जा सकता है कि अगर गवर्नमेंट ऐसा कर रही है तो उसमें एथिकल कंसर्न्स क्या क्या है। उनको पता है कि हेल्थ इश्यूज ऐसे आते हैं, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन होती है, तो इस चीज़ के ऊपर कमेंट करो, ठीक है। तो ये दो चीज़ें अगर आप कर लोगे तो मेंस की जो समझ है आपकी और ज़्यादा समझ डेवलप हो जाएगी। ये चीज़ें जो है वो कोई नहीं बताने वाला, ठीक है। मेजरली आप बात करो कि सर आप ये चीज़ें करवा रहे हो, आप कंटेंट क्यों नहीं करवा रहे हमें, आप फैक्ट एंड फिगर लिखवाओ। फैक्ट एंड फिगर तो हर कोई लिखवा रहा है, भर भर के मटेरियल अवेलेबल है, पर दिस इज समथिंग जो कोई नहीं बताएगा कि ऐसे करके जो है वो होती है तैयारी, ठीक है। जिन लोगों ने एग्ज़ाम किया है वो लोग जो है वो अच्छे से डिस्कशन कर सकते हैं, या फिर जिनका नहीं हुआ, जिनको पता फेलियर क्या होता है, ठीक है, तो वो लोग आपकी हेल्प जो है वो ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है आपको समझ आ गया होगा कि क्या क्या चीज़ें हमने डिस्कस की जो कि ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर थी। इसके फायदे समझ आ गए, नुकसान समझ आ गए। यदि क्वेश्चन मान लो आए कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो इंडिया के लिए बेनिफिशियल थी या नहीं, तो इसके ऊपर आपने सबसे पहले ये चेक करना कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया, डिस्कस पूछा गया है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों गिनवा दो और लास्ट में कंक्लूड कर दो, ठीक है। अगर मान लो क्रिटिकली इवैल्यूएट पूछा गया है, तो 20% जो है वो पॉजिटिव सेंस में लिखो और 80% जो है वो क्वेश्चन नेगेटिव सेंस में लिखो। इससे पहले जो मैंने डिस्कस किया तो उसमें मैंने इश्यूज देखा, उन पे कितना फोकस किया, प्रोडक्शन के ऊपर मैंने फोकस नहीं किया। वो इस वजह से क्योंकि प्रोडक्शन जो है आपको बुक्स में बहुत ज़्यादा मिल जाता है कि इसके बेनिफिट्स ये हुए। जो लॉसेस हैं या फिर जिसको क्रिटिकली एग्जामिन करना, तो वो आपने इस तरीके से सीखा होगा, ठीक है। अब चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया जो आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं। अब एक बार पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में भी फॉर्मल वे में देख लेते हैं कि चीज़ें जो है वो क्या क्या है। सबसे पहले इंडियन एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के क्या क्या थे फीचर्स। पहला था लैंड ओनरशिप जो है वो फ्रेगमेंटेड थी, यानी कि ज़मीन जो है वो बिखरी हुई थी इधर उधर, ठीक है। सेकंड क्या है, एग्रीकल्चर में जो यूज़ होने वाली टेक्नोलॉजी है वो भी बिल्कुल की बिल्कुल पुरानी थी, जिनको आज के टाइम पे कोई रेलेवेंस नहीं है। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है वो उस समय बहुत ज़्यादा कम हुआ करती थी। क्लियर ऑन दिस। सेकंड, लैंड ऑनर कल्टीवेशन के जो कॉन्फ्लिक्ट होते थे, यानी कि जो ज़मीन का मालिक है और जो उसको एक्चुअल में उगा रहा है, उन दोनों के बीच के जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे ये बहुत ज़्यादा राइज पे थे। इस चीज़ के चलते जो है वो प्रोडक्शन जो है वो सफ़र करती थी, ठीक है। नेक्स्ट, रेनफॉल के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि क्या चीज़ नहीं थी, क्योंकि पैसा नहीं लगाया गया था, कैपिटल नहीं लगाया गया था। नेक्स्ट, सब्सिस्टेंस फार्मिंग किया करते थे। इसका मीनिंग क्या होता है, वो फार्मिंग जो सिर्फ अपने घर के लोगों को जो है वो खिलाने के लिए की जाए उसको बोलते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग। लोगों का इस पे ज़्यादा था। ये कंडीशंस जो है वो इंडियन ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों हुई थी। पहला था ब्रिटिशर ने जो सिस्टम इस्टेब्लिश किया था जिसको मैंने जमींदार सिस्टम का नाम दिया था। इरिगेशन सिस्टम के ऊपर कभी फोकस ही नहीं किया गया। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा पुअर थी, और स्टेट ऑफ इकोनॉमी जो है वो बहुत ज़्यादा वीक चल रही थी। लोगों के पास पर कैपिटा इनकम इतनी नहीं थी और पैसा भी कम था। तो ये सब चीज़ें हैं जो कंडीशंस इंडियन एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के चलते आई। 1960s में क्या होता है कि हमारे इंडिया में फूड क्राइसिस आ जाते हैं और PL 480 एग्रीमेंट जो है वो होता है हमारा यूएस के साथ, और जिसके चलते यूएस हमें वीट को हमारे द्वारा जो है वो इम्पोर्ट किया जाता है यूएस से। और यूएस की मैंने केस स्टडी जो है वो बता दी थी। इसी चीज़ से निपटने के लिए जो है वो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो लाई जाती है। नॉर्मन जो है वो इसका मेन फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इसको बोला जाता है, और 1960s के टाइम पे ये लाया जाता है, ठीक है। इनको जो है वो नोबेल प्राइज भी मिला था 1970 में, जो इन्होंने हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स जो है वो डेवलप किए थे वीट के। इंडिया में MS स्वामीनाथन है जो मेजर कंट्रीब्यूशन इसमें करते हैं और अपना योगदान जो है वो देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर सक्सेस की स्टोरी की बात करें तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो इसने सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द फूड ग्रेन प्रोडक्शन, इसके चलते जो है वो फूड ग्रेन की जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी। वीट और राइस भी जो है वो पूरे राइस पे थे। सक्सेस जो है वो इंडियन कॉन्टिनेंट के केस में देखें और मैक्सिको में देखें तो दोनों जगह पे ही हमें सक्सेस देखने को मिलती है।
इंडिया में जो ट्रांसफॉर्मेशन आई थी वो मेजरली क्या थी कि 1967-68 से लेके अगर 10 साल का समय अगर हम कंपेयर करें, तो उस समय में जहाँ पे फूड डेफिशिएंसी हुआ करती थी, लेकिन 10 साल के अंदर अंदर वो वर्ल्ड लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ एग्रीकल्चर नेशन जो है वो बन गया। तो ये एक अपने आप में ही एक अच्छी अचीवमेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से इंडिया की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी जो है वो कंप्लीट हुई। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या थे कि इंडिया की जो हंगर क्राइसिस है इसको एड्रेस करना, और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ग्रीन रेवोल्यूशन का क्या था, ओवरऑल एग्रीकल्चर में जो मॉडर्नाइजेशन होती है उसको जो है वो इसके थ्रू इम्प्लीमेंट करना, इन चीज़ों के थ्रू रॉ मटेरियल, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो है ये बिल्ड होना शुरू हो गया था। क्लियर ऑन दिस। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है वो इससे हुई है। कारण ये है कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो है उनको अब काम मिलना शुरू हो गया, क्योंकि अब ऐसे वीट के सीड्स जो हैं वो दे दिए गए जो कि किसी भी ऐसे एरिया में भी उग जाते हैं जहाँ पे रेनफॉल अच्छे से नहीं होती, जहाँ पे केमिकल जो है वो ज़्यादा डाल दिए जाते हैं। तो यही कुछ चीज़ें थी जिसके चलते एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है वो होती है। साइंटिफिकली इंडिया जो है वो एडवांसमेंट की तरफ जाना शुरू कर देता है। एक्सट्रीम क्लाइमेट वाले एरियाज में भी ऐसी क्रॉप्स को उगाया जाता है जो कि नॉर्मली उस एरिया में नहीं उगनी चाहिए। ग्लोबलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर होता है। इंडिया जो है वो बाकी नेशंस में भी अपना सामान जो है वो भेजना शुरू कर देता है और वहां से मंगवाता है। बेसिक एलिमेंट्स क्या थे ग्रीन रेवोल्यूशन के? पहला एलिमेंट ये था कि फार्मिंग एरिया को एक्सपेंड करना, क्रॉपिंग सिस्टम को डबल करना, ठीक है, और इम्प्रूव्ड जेनेटिक सीड्स को यूज करना। ठीक है, जेनेटिक सीड्स को यूज करना जिनको HYV सीड्स के नाम से बोलते थे। मेजर क्रॉप्स जो ग्रीन रेवोल्यूशन में यूज हुई थी वो क्या थी? व्हीट, राइस, ज्वार, बाजरा, मेज एक्सेट्रा। ठीक है, तो इन क्रॉप्स को जो है वो यूज किया गया। जो नॉन फूड प्रोडक्ट्स हैं, नॉन फूड ग्रेन्स होते हैं जैसे कॉटन हो गया, इन सब चीज़ों के ऊपर कोई रेवोल्यूशन नहीं थी उस। ठीक है, लेकिन इसमें जो है वो ये बोला जाता है कि मेजर डोमिनेंस जो है वो व्हीट की मानी गई है। ठीक है, अब अगर बैकग्राउंड देखें तो 1943 का बंगाल का फेमाइन था। पोस्ट इंडिपेंडेंस में जो क्राइसिस आए थे फूड के, वो रीजन था जिसके चलते जो है वो किया गया। इनिशियल फंडिंग किसने प्रोवाइड की थी? यूएस, इंडियन गवर्नमेंट और इन सब ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वो प्रोवाइड की थी। ठीक है, अब इतना जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट देखें ग्रीन रेवोल्यूशन के, तो पहला पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या था? क्रॉप प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिला था। जैसे कि फूड ग्रेन जो है वो 131 मिलियन टन्स जो है वो हो गई थी 1975-79 के टाइम पे। और एग्रीकल्चर के कंटेक्स्ट में देखें तो ये एक मेजर जंप है जो इंडिया ने फेस किया था। इम्पोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स में जो है वो लगातार रिडक्शन देखने को मिल रहा था। ठीक है, सेंट्रल के पास एक्स्ट्रा पूल होता था कि वो जो है वो इवन इम्पोर्ट करने की जगह एक्सपोर्ट कर सके। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी जो है वो इंडिया में इंक्रीज हो गई थी और फूड क्राइसिस जैसी सिचुएशन इंडिया में नहीं आगे देखने को ज़्यादा मिली। फार्मर्स को क्या बेनिफिट मिला था? इनको ये मिला था कि हायर फार्मर जो है वो हायर इनकम ग्रुप में जाने शुरू हो गए थे। तो ये था, फार्मर उसको री इन्वेस्ट कर पा रहे थे और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के ऊपर पैसा लगा रहे थे। यही वो समय है कि जिस समय लोगों के पास जो है एग्रीकल्चर इक्विपमेंट आने शुरू हो गए थे। ठीक है, बिग फार्मर्स जो है वो ज़्यादातर 10 हेक्टेयर ये सब लिखा हुआ है। ठीक है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी उस समय जो है वो फेस करने को मिली है और रूरल में भी एम्प्लॉयमेंट मिली है, यानी गांव में भी एम्प्लॉयमेंट मिलनी अब शुरू हो गई थी। नेगेटिव इम्पैक्ट की अगर बात करें तो नॉन फ्रूट ग्रेन्स को इसमें नहीं रखा गया, जो कि एक नेगेटिव है। अगर उसको भी रखा जाता तो हो सकता है, जैसे चाय हो गया, कॉटन हो गया, तो हो सकता है कि डिस्पैरिटी जो एग्जिस्ट करती है कि असम का जो फार्मर है और जो पंजाब हरियाणा का फार्मर है, उन दोनों के बीच में जो कंपैरिजन अभी भी है कि कोई समवन इज वेरी रिच एंड समवन इज नॉट सो मच प्रॉस्परस, तो ये जो है वो प्रॉब्लम नहीं फेस करने को मिलती। ठीक है, HYV सीड्स की जो कवरेज थी वो लिमिटेड थी, वो स्पेसिफिकली कुछ कुछ एरियाज में ही थी। इसी वजह से रीजनल डिस्पैरिटी आनी शुरू हो गई थी, यानी रीजन्स जो है सेमी एरिड रीजन में इतना सही नहीं हो रहा, चीज़ें जो है वैसे आ रही हैं। एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल जो है वो यही यूज़ होना शुरू हो गया था, जिस चीज़ के चलते लोगों को हेल्थ इश्यूज जो है वो होने शुरू हुए। नेक्स्ट मैंने फार्मर वाटर कंजम्पशन के बारे में भी आपको बताया था कि उन क्रॉप्स को भी उन एरिया में उगाने जाना लगा जो ट्रेडिशनली उस एरिया में नहीं उगाई जाती थी। सॉइल और क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो भी इंसानों का इम्पैक्ट हुआ। अनएम्प्लॉयमेंट कुछ कुछ सेक्टर में जो है वो देखने को मिली, जैसे जिनके पास ज़मीन ही नहीं है अब वो क्या करेंगे। ठीक है, तो उस केस में हेल्थ हज़ार्ड जैसे कि कैंसर जैसी डिसीज़, कैंसर हो गया, रेनल फेलियर हो गया, स्टिल बॉर्न बेबीज़ हो गया। ठीक है, और बर्थ से रिलेटेड जो
डिफेक्ट्स हैं वो आने शुरू हो गए। तो उम्मीद करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन का आपको समझ आ गया होगा। इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिलती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हम कोशिश करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम को जो है वो अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। थैंक यू।